हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है गुमनाम प्यार। लंदन के एक घर में हमारा बसेरा था। आज माँ और पापा की शादी की सालगिरह थी। मैंने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हाँ, घर पर ही, क्योंकि पापा को पार्टी ज़्यादा पसंद नहीं था। शोर शराबा उन्हें चिढ़न होती थी। सब मेहमान चले गए, फिर वही हुआ जिसका डर माँ को बहुत पहले से ही था। माँ पापा की अरेंज मैरिज थी। पापा को माँ के चाचा जी ने पसंद किया था। घर में पापा सबको पसंद आए थे, पर माँ पहली मुलाकात से ही घबराई हुई थी। वो नानी को कहती थी कि माँ, ये वैसा नहीं है जैसा पति मुझे चाहिए। मैं कैसे रहूंगी ऐसे इंसान के साथ। लेकिन उस वक्त लड़कियों की बातें कौन सुनता था। नानी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। माँ पापा की शादी हो गई। पापा लंदन में नौकरी करते थे, तो माँ को भी वहीं जाना पड़ा। माँ वहाँ के माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी, पर अकेलापन उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। पापा काम के सिलसिले में ज़्यादातर समय बाहर ही बिताते थे। माँ बहुत अकेली सी हो गई थी। शादी को लेकर माँ ने जितने सपने सजाए थे, सब धूमिल होते जा रहे थे। ना तो उन्हें पापा का प्यार सही से मिल पाता और ना ही परिवार का साथ था। माँ ने कई बार इच्छा जाहिर की अपने देश वापस आने की, नाना नानी से मिलने की, पर पापा कभी कुछ जवाब नहीं देते और चुपचाप बाहर चले जाते। माँ की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। हाँ, बस कट ही तो रही थी। शादी का रिश्ता बस नाम मात्र का ही बनकर रह गया था। माँ सारी बातें अपनी एक सहेली को बताती थी। उनका नाम सुषमा था। सुषमा आंटी ने भी कहा, कविता, तुम क्यों इस रिश्ते को रबड़ की तरह जबरदस्ती खींच रही हो? घर पर बात करो और ख़त्म करो यह सब। कविता, मतलब मेरी माँ के लिए ये सब इतना आसान न था। वो समझती थी अपने परिवार को। वो जानती थी कि नाना नानी यह सब शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए माँ ने कुछ भी नहीं बताया। माँ जब भी बहुत दुखी होती, अपनी अलमारी में रखी एक लकड़ी की छोटी सी संदूक को बाहर निकालती और उसमें रखे कुछ खतों को पढ़ती। माँ उन खतों में कहीं खो जाती। वो किसी दूसरी दुनिया में ही चली जाती और जब वापस आती तो एक खुश मिजाज लड़की की तरह। आखिर वो किसके खत थे? कौन था जो माँ के चेहरे पर मुस्कान लाता था? वह जो भी था, उसकी जगह सिर्फ उस संदूक तक ही सीमित थी। दिन बीत रहे थे, तभी माँ को एक रोशनी की किरण दिखाई दी। उसे जीने की वजह मिल गई। माँ के गर्भ में हलचल थी और उस हलचल का कारण मैं थी। मैं प्रज्ञा, अपनी माँ की प्यारी बिटिया। माँ को उम्मीद थी कि शायद बच्चे की आने की खुशी में पापा कुछ बदल जाएं और माँ के साथ समय बिताएं, पर सब उल्टा हुआ। पापा ने माँ की देखरेख के लिए एक मेड लगा दिया और अब तो वो 2-3 दिन तक घर नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे, यह सवाल आज तक भी मेरे जहन में घूमता है। माँ ने तो पत्नी धर्म में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर क्यों पापा माँ से दूर रहते थे? क्या माँ से उनका सिर्फ नाम मात्र का ही रिश्ता था? वह क्यों कभी माँ की रूह को न छू सके? आखिर क्यों? कभी कभी सोच यही आकर रुकती थी कि शायद उनको कोई दूसरा साथी मिल चुका था, इसीलिए उन्हें माँ की कोई जरूरत महसूस नहीं होती थी। माँ भी शायद समझ चुकी थी कि उनके रिश्तों की जमीन बंजर हो चुकी है और अब उस पर फूल खिलने की कोशिश भी बेकार है। पर कहीं न कहीं अब भी माँ की उम्मीदें लगी थी उस फूल से जो माँ के गर्भ में पल रहा था। 9 महीने पूरे हो गए। माँ की नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने बता दिया कि बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पापा हम दोनों को घर ले आए। नाना नानी, दादा दादी सभी लंदन आए मुझसे, यानी कि मिलने अपने नातिन से। माँ के हाव भाव को देखकर नानी समझ गई कि सब कुछ ठीक नहीं है, पर माँ ने नानी को कुछ भी नहीं बताया। माँ की दुनिया तो उम्मीदों पर कायम थी। वो उम्मीदें जो शायद जिंदगी भर उम्मीदें बनकर ही रहने वाली थी। सब कुछ पहले की तरह ही चलने लगा। पापा अपने काम में व्यस्त और माँ मेरी देखरेख में व्यस्त रहने लगी। अब ना तो पापा को माँ की जरूरत रही
और शायद माँ को भी पापा से अब कोई उम्मीद नहीं थी। पापा जब घर आते तो पूछ लेते माँ से कि उन्हें अपने या मेरे लिए कुछ चाहिए तो नहीं। माँ उनको बताना चाहती थी कि माँ को और मुझे दोनों को पापा की जरूरत है, पर वो जानती थी कि इस जरूरत को पापा कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं बड़ी होने लगी, स्कूल जाने लगी। माँ जानबूझकर अपना पूरा वक्त मेरे आगे पीछे बिताने लगी। वो भागने लगती थी कि खुद से, खुद की खुशी से, खुद की जरूरतों से। मुझे याद है उस रात पापा माँ पर चिल्ला रहे थे। वो बार बार कोई कागज माँ को दिखा रहे थे और उन्हें कुछ कह रहे थे और माँ रोए जा रही थी। मैं अपने कमरे में थी, सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। मुझसे और बर्दाश्त न हुआ। मैं अंदर चली गई और माँ के पास जाकर उनके आंसू पोंछने लगी। मुझे अंदर देखकर पापा ने वो कागजात टेबल पर पटक दिया और गुस्से से बाहर चले गए। मैं पढ़ सकती थी उन कागजात को। मैं 16 साल की हो चुकी थी, सब कुछ समझने लगी थी। माँ ने झट से वो कागजात उठा लिए और अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। मैंने माँ को रोका। माँ ने साफ मना कर दिया कि वो मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगी, पर मैं भी उनकी ही बेटी हूँ, उनकी तरह ही जिद्दी। मैं जबरदस्ती माँ से वो कागजात लेने लगी और सब अलमारी के सामने नीचे गिर गया। मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो माँ का रखा वो छोटा सा संदूक मुझे मिला। मैंने कागजात उठाए और वो संदूक भी बाहर निकाला। माँ के हाथ पैर कांपने लगे, वह परेशान होने लगी। मैंने सब कुछ किनारे रखकर माँ को बिठाया और उनको शांत किया। उनको समझाया कि अब आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, मुझे अपने सुख दुख का साथी बनने दो माँ। बहुत कहने पर माँ मानी, पर वो रोए जा रही थी। मैंने पापा के दिए कागजात निकाले और पढ़े तो जितनी तकलीफ माँ को हो रही थी उतनी मुझे भी हुई। वो तलाक के कागजात थे जिसे देखकर माँ बिखर गई थी। अपने आंसुओं को समेटते हुए मैंने माँ का वह रखा हुआ संदूक खोला और कुछ खत बाहर निकाले। माँ की आंखें शर्म से नीचे गड़ी जा रही थी। क्या लिखा था उस खत में? क्यों माँ वो खत सबसे छिपा रही थी? क्या माँ और पापा अलग हो जाएंगे? मेरे मन के समंदर में भी अनेकों सवाल उमड़ रहे थे। तलाक के कागज देखकर सोचा माँ से पूछ लूं उनका क्या फैसला होगा, पर माँ कहीं टूट न जाए इस जवाब ढूंढने में। यही सोचकर मैं रुक गई और पहले संदूक के उन खतों को पढ़ने का निश्चय किया। खत खोलते ही ऊपर लिखा था प्यारी कविता और सबसे नीचे लिखा था तुम्हारे जवाब का इंतजार में तुम्हारा। कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। मैं समझ गई यह खत माँ के लिए लिखा गया है। माँ की अनुमति लिए बिना इसे पढ़ना सही नहीं होगा। माँ की तरफ देखा तो वो जमीन की तरफ देख रही थी, न जाने किन ख्यालों में गुम थी। मैंने माँ से पूछा ये खत आपके लिए है ना माँ? किसने लिखे हैं? क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? बिना कुछ जवाब दिए माँ वहाँ से चली गई। मैं भी सोच में पड़ गई कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, पर जब तक नहीं पढ़ती तब तक समझ कैसे आता। मैंने खत पढ़ना शुरू किया। लफ्ज व लफ्ज वो खत मुझे किसी और दुनिया में ले जा रहे थे, एक सपनों की दुनिया में जहाँ माँ थी, हंसती मुस्कुराती शर्माई सी। इतना खुश तो माँ को असल जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा था। माँ के पास कोई खड़ा था जो माँ के जूड़े को गजरे से सजाना चाहता था। माँ शर्मा रही थी और वो नजर भर के माँ को देखना चाहता था। मैं नहीं जानती थी वो कौन था, पर हाँ कोई तो था जो माँ को बहुत प्यार करता था। ये उसी के खत थे। उन खतों में वह सब कुछ लिखा था जो माँ पापा से चाहती थी, और इसमें गलत भी क्या था। हर शादीशुदा औरत की पहली चाहत तो उसके पति का प्यार और साथ ही तो होता है। निस्वार्थ भाव से पति की सेवा करने वाली पत्नी क्या चाहती है? यही न कि उसका पति उसे सम्मान की दृष्टि से देखे, तो इसमें गलत क्या है? यही सब तो माँ ने भी चाहा था,
पर उन्हें सिर्फ अकेलापन मिला, कष्ट भरी एक जिंदगी मिली। कहने को सब कुछ था माँ के पास, पर असल में कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली सी थी। उन खतों को पढ़कर मेरे मन में भी उथल पुथल मच गई। मैं जानना चाहती थी वो कौन था। माँ से पूछने की बहुत कोशिश की, पर माँ ने कुछ नहीं बताया। तभी पापा का मैसेज आया। वो माँ के जवाब का इंतजार कर रहे थे। जवाब क्या, वो माँ का हाँ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो किसी और के साथ दुनिया बसानी थी। माँ की तरफ से मैंने जवाब दिया, उन्हें बता दिया कि माँ अब उनके साथ नहीं रहेगी। माँ ने बहुत गुस्सा भी किया मेरी इस हरकत के लिए, पर मैंने तो माँ के लिए सपने सजा लिए थे। अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में तलाक के कागजात लेने पापा ने अपने दोस्त को भेजा और उसी के साथ माँ और मेरी टिकट भी भेज दी। चलो कम से कम इतनी इंसानियत तो बाकी थी कि अभी टिकट देखकर मैं तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अपने देश को मैंने सिर्फ टीवी पर ही देखा था। अब मैं वहां जाने वाली थी और माँ की जिंदगी भी तो सजानी थी ना। माँ समझ नहीं पा रही थी कि वो रिश्ता टूटने का दुख मनाए या घर जाने की खुशी मनाए। मैंने माँ को समझाया कि जो रिश्ता कभी था ही नहीं, जिस रिश्ते में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्यों उसे जबरदस्ती निभाने की कोशिश कर रही हो। माँ को समाज का डर था, लोग क्या कहेंगे, नाना नानी और सभी रिश्तेदार क्या कहेंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि इतने सालों से जो तुम खून के आंसू रो रही हो, तब कौन से रिश्तेदार और कौन से समाज ने तुम्हें सहारा दिया। अब तुम आजाद हो माँ, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, जिंदगी अभी शुरू हुई है। माँ तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है। माँ कुछ समझ नहीं पाई और उस वक्त मैं माँ को उन खतों के बारे में कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। मैंने सुषमा आंटी से बात कर ली थी। मैं उस इंसान के बारे में जानना चाहती थी। सुषमा आंटी उन खतों के बारे में सब कुछ जानती थी और कमाल की बात तो ये थी कि सुषमा आंटी उस आदमी को जानती थी। वो माँ और सुषमा आंटी के साथ स्कूल में थे। उन्होंने अपने प्यार के बारे में माँ को कभी भी खुलकर नहीं बताया और उन खतों से माँ समझ भी न सकी। जल्दबाजी में माँ की शादी हुई और बाद में आशीष जी को यह सब सुषमा आंटी से पता चला। नम आंखें लिए उन्होंने कसम दी कि आंटी माँ को कभी उनके बारे में न बताए। आंटी ने कभी कुछ नहीं बताया। मैंने सुषमा आंटी से कहा कि वो उनका पता करे। वो मतलब कि आशीष जी का। हाँ, यही नाम था उनका। आंटी ने मुझे बताया था। आशीष जी अभी मुंबई में रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई सालों पहले हो गया था और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। हाँ, अब वह 40-45 पार कर चुके होंगे और माँ भी 40 के करीब है, तो शायद एक दूसरे को ना पहचान पाए। अब तो चेहरे की चमक को झुर्रियों ने धूमिल कर रखा है। मैंने जल्दी जल्दी सब सामान बांधा और 3 दिन बाद हम वहां से निकल गए। मैंने नाना नानी को भी अहमदाबाद बुला लिया, जहां सुषमा आंटी रहती थी। हालांकि नाना नानी तो सिर्फ हमें लेने आ रहे थे। उन्हें माँ के बारे में कुछ नहीं पता था। आंटी ने सब कुछ तैयार रख कर रखा था। अगले दिन मैं आंटी की बेटी के साथ मुंबई को निकल गए। उनके दिए हुए पते पर हम पहुंचे। डोरबेल बजाते वक्त हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद एक शख्स बाहर निकले, लंबी कद काठी, गोरा रंग। उन्होंने पूछा, जी कहिए। बिना कुछ कहे मैंने माँ की एक पुरानी तस्वीर उन्हें दिखा दी। वो तस्वीर देखकर वापस अंदर की तरफ मुड़ गए और चले गए। मेरा तो सपना ही टूटने लगा। ऐसा लगा जैसे उन्होंने माँ को पहचाना तक नहीं। मैं भी वापस होने लगी, तभी अपना चश्मा लगाते हुए वो वापस आए और बोले, दिखाओ बेटा, वो नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई है ना। मैं भी पूछ बैठी, आप आशीष जी हैं ना। वो आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उन्हें तस्वीर दे दी। तस्वीर देखते ही उनकी पलकें भारी हो गईं, आंखें नम हो गईं। वो मेरी तरफ देखने लगे।
मैंने कहा, यह मेरी माँ है। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो आज भी माँ से प्यार करते थे। मैंने पूछा, आप शादी करेंगे माँ से? वो आश्चर्यचकित हो गए। उनको और उनकी हाँ को लेकर मैं वापस आ गई। एक पार्क में माँ और आशीष जी की मुलाकात करा दिया हमने। माँ उन्हें पहचान गई, पर सिर्फ एक पुराने दोस्त की तरह। माँ ने मुझे भी मिलवाया और बताया कि ये आशीष है, मेरे बचपन के दोस्त। हम साथ में ही पढ़ा करते थे। इन्होंने हमेशा मेरी बहुत मदद की है। माँ बोले जा रही थी और माँ को देखकर आशीष जी आंखें भीग गई। इससे पहले कि माँ कुछ कहती या पूछती, आशीष जी ने माँ के हाथ में एक खत पकड़ा दिया। मैं समझ गई और वहां से चली गई। पास के बेंच पर बैठकर माँ ने वो खत खोला। वही लिखावट, वही एहसास, प्रिय कविता। माँ आश्चर्य से खत को देखने लगी और पढ़ने लगी। आज खत में आशीष जी ने अपनी आप बीती लिखी थी और आखिर में लिखा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे जवाब के इंतजार में, तुम्हारा आशीष। आज खत पर नाम लिखा था। पढ़कर माँ रोने लगी। आशीष जी ने माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ ने भी अपनी सहमति दे दी। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देख रहे थे, मानो पूछ रहे थे कि तुम इतनी देर क्यों कर दी। दोनों ने कितने बरस इंतजार किया था। माँ और मैं वापस आंटी के घर आए। वहाँ नाना नानी सभी आ चुके थे। वे लोग हमें साथ ले जाने की तैयारी में थे, पर अभी कहाँ, पिक्चर अभी बाकी है। अब समय था धमाका करने का। मैंने सबको आशीष जी की तस्वीर दिखाई और ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते माँ और आशीष जी शादी करने वाले हैं। सभी के होश उड़ गए थे। अब सभी माँ और मेरी तरफ सवालिया निगाह से देख रहे थे। नाना नानी गुस्से में लाल पीले हो चुके थे और शुरू हो गए, कविता यह सब क्या है? कैसे संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को? बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रही है। हाँ, वैसे भी अपने देश में रही होती तो कुछ सीखती ना। वहाँ परदेश में क्या सीखेगी भला? दामाद जी तो काम में व्यस्त रहते होंगे और तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं रहती होगी कि कुछ सिखा दो। कुछ तो सोचा होता तुमने। आखिर लड़की है, ये कल को शादी करनी है इसकी। ऐसे में कौन सा लड़का इसका हाथ थामेगा? जरा भी समझ नहीं है इसे। इसके पापा जिंदा हैं और ये माँ की दूसरी शादी की बात कर रही है। इससे पहले कि नाना नानी कुछ और कहते, माँ उन्हें रोकते हुए बोल पड़ी, मर चुके हैं इसके पिता, मर चुके हैं मेरे पति। नहीं हूँ मैं किसी की पत्नी। आपने देखा नहीं शायद, मेरी मांग का सिंदूर मैं वहीं छोड़ आई हूँ और अब वापस कभी नहीं लौटूंगी। ना तो वो देश मेरा था और ना वो घर मेरा था। मेरी दुनिया सिर्फ मेरी ही बेटी ही है। आप सबको इसका भला बुरा कहने का कोई हक नहीं है। यह क्या गलत कह रही है? गलती तो आपने भी की थी ना माँ, जब बिना सोचे समझे मेरी शादी तय कर दी, मुझे परदेश भेज दिया। मैंने तो आपसे कहा भी था मुझे इस बंधन में ना बांधो, लड़का सही नहीं लगता, पर आपने मेरी एक ना सुनी। आप लोगों ने मुझे कोई हक नहीं दिया था। जब तक मायके में थी आप लोगों के हिसाब से चलती रही, जब ससुराल गई तो वहाँ के हिसाब से, और जब पति के साथ रहने लगी तो पति को ही परमेश्वर समझा। जैसा जैसा सबने कहा मैं करती गई, पर मेरा किसने सोचा? किसी ने नहीं। मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है कभी पूछा ही नहीं, बस अपनी मर्जी थोपते गए। जब तक आप सभी की बातों को मानो तब तक संस्कारी, नहीं माना तो चरित्रहीन भी आप ही बना देते हो। अगर उस वक्त आप मेरे माता पिता के साथ मेरे दोस्त बने होते तो मैं बताती आपको उन खतों के बारे में। हाँ, मेरे गुमनाम खत जो किसी ने बहुत प्यार से लिखा था, पर कहीं चरित्रहीन का मोहर न लग जाए इस डर से कभी जानना ही नहीं चाहा कि वो गुमनाम खत लिखने वाला कौन है। मुझे पसंद थे उसके लिखे सभी खत। खत की खुशबू में भी प्यार झलकता था, पर अपने संस्कार के बोझ तले
दबे दिल को मैंने समझा दिया। खुद को संस्कारी बनाने के लिए आपकी सब बात मान ली। आज देखो आप मेरा क्या हाल है। ये शादी के 18 साल मैंने कैसे बिताए हैं मैं ही जानती हूँ। हर एक दर्द सहती रही कि आप लोगों को तकलीफ न हो। इसे ही अपनी किस्मत का लिखा समझ लिया था। पर मेरी बेटी मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आई है। मेरी प्रज्ञा मेरी दोस्त है, जिसने मुझे समझा, जो मेरे दर्द का सहारा बनी। इतनी छोटी उम्र में यह सब वो सब कुछ समझ गई जो आप सब ना समझ सके। मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी सपने हैं, कुछ अरमान हैं जिन्हें मैं जीना चाहती हूँ। पर आपको अपनी बेटी की नहीं, सिर्फ समाज की चिंता है। आप समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एक काम करिए, आप सभी वापस चले जाइए और किसी से कुछ न कहिएगा। आपको समाज का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। प्रज्ञा मेरी बच्ची, तुम सच में मेरे लिए जिंदगी को रोशन कर रही हो। मैंने तो जिंदगी से हार मान ली थी, पर तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। माँ ने कहते हुए प्यार से मेरा माथा चूम लिया। नानी भी तो माँ ही थी ना, वो भला कैसे अपनी बेटी का दर्द देख पाती। माँ के पास आकर नानी ने माँ के गाल को सहलाया और उन्हें सीने से लगा लिया। धीरे धीरे सब तैयार हो गए। अगले दिन आशीष जी घर आए, सबसे मिले, सब खुश थे। मैं भी खुश थी। आशीष जी को अपने पिता के रूप में देख रही थी और सबसे ज्यादा माँ खुश थी। आखिर उन्हें उनका गुमनाम प्यार जो मिल गया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।